नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपने निजी दौरे के लिए अमरावती में पधारे नितिन गडकरी ने शहर का लिया जायजा। इस नवरात्रि में अंबा एवं एकवीरा देवी संस्थान को मिला 48 लाख का दान। और नाइजीरियन ठगबाजी में आया अब किसी जॉन युवक का नाम। तो वहीं बच्चू कडू दिखे आज जिला सामान्य अस्पताल में। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया एहसास शहर के पानी से भरे गड्ढों का। खस्ता हाल के रास्तों के चलते केंद्रीय मंत्री गडकरी के काफिले का मार्ग भी बदलाया गया। तो वहीं सभी जनप्रतिनिधि रहे जी हुजूरी करने में। केंद्रीय परिवहन तथा भूतल मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अपने निजी दौरे पर अंबा नगरी पहुंचे। अपने तय समय के अनुसार उनका उड़न खटोला समीपस्थ बेलोरा हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उनकी अगुवाई पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, विभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त तथा महानगर पालिका आयुक्त सहित अनेकों जनप्रतिनिधियों ने की। यहां से गडकरी का काफिला सबसे पहले स्थानीय श्री कृष्ण पेट स्थित अपने मामा के घर पहुंचा, जहां से निकलकर गडकरी का काफिला अंबापेट पहुंचे। यहां से केंद्रीय मंत्री का काफिला राजकमल शाम चौक होते हुए खापलडे बगीचा पहुंचा। इसी बीच गडकरी के कॉन्वॉय सहित काफिले में चल रही सभी वाहनें उन मार्गों के गड्ढों पर से कीचड़ उड़ाते हुए निकल गई, जिन मार्गों पर पहली बारिश से ही बड़े पैमाने पर गड्ढे हो चुके हैं। या काही मिनिटातच इथून नितिन गडकरी यांचा ताफा इथून जाणार आहे आणि आपण बघतोय पायलट व्हॅन गेलेली आहे, TT आहेत, एक QRT कमांडो आहेत, त्याचबरोबर एक जलद प्रतिसाद पथक सुद्धा इथून गेलेलं आहे। नितिन गडकरी त्यांच्या एका खासगी कार्यक्रमासाठी अमरावतीमध्ये दाखल झाले होते आणि VCN न्यूजच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने ही पूर्ण यंत्रणा इथे काम करताना बघायला मिळते। मात्र दुसरा जर भाग बघितला तर अवजड उद्योग मंत्री नितिन गडकरी होते, त्यांचा ताफा अवघ्या काही वेळाआधी याच रस्त्यावरनं गेला होता। त्यांनी लक्ष द्यावं, याच रस्त्यावरनं त्यांचा हा ताफा इथून गेला होता, याच पद्धतीने गेला होता आणि अशा प्रकारे नितिन गडकरी यांनी आपल्या संपूर्ण या एका व्हिजिटमध्ये आज अमरावतीमध्ये खासगी कार्यक्रम तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुद्धा सहभाग दिलाय। संपूर्ण यंत्रणा आज इथे मार्गी लागलेली आहे। अवघ्या राजकमल चौकातनं अतिशय आपण बघू शकतो की अमरावती शहराची रस्त्यांची दुर्दशा आपल्याला इथे बघायला मिळते आहे आणि याच माध्यमातून नितिनजी गडकरी आज आपल्या अमरावती दौऱ्याअंतर्गत काही ठोस पावलं उचलतात का, हे आपल्याला बघायचं आहे। कॅमेरा पर्सन रोशन उमकसह मी आशिष शिंगोरे, VCN न्यूज अमरावतीसाठी। बता दें कि शहर के विकास कार्य की प्रक्रिया के तहत ही अनेकों मार्गों का सीमेंटीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते अनेकों मार्गों के वन वे घोषित किया, परंतु केंद्रीय मंत्री के काफिले को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए काफिले के आगे चलने वाले अधिकारियों ने गडकरी के काफिले का मार्ग भी बदल दिया, ताकि केंद्रीय मंत्री को ना ही रास्तों के गड्ढों एवं अवरुद्ध यातायात का एहसास हो। हालांकि काफिले में वे जनप्रतिनिधि भी थे जो शहर के भारी गड्ढों एवं इससे होने वाली दुर्घटनाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विवाहित होने के बावजूद एक युवती को अपने प्रेम जाल में फांस कर उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले एवं गर्भपात करने के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को 12 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि देवदत्त नगर निवासी प्रियांशु गुप्ता नामक युवक ने फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे स्वयं के अविवाहित होने की बात बताते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता जब गर्भवती हुई तो प्रियांशु ने गर्भपात करने का दबाव बनाते हुए उसे ऐसा कुछ कहा था कि पीड़िता ने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। मात्र सुसाइड नोट पर लिखे प्रियांशु गुप्ता के आधार पर ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने उसे खोज निकाला, लेकिन प्रियांशु गुप्ता ने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल किए जाने से मामला रुका हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने प्रियांशु को हिरासत में लेकर बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 12 अक्टूबर तक
पीसीआर में रखने के आदेश है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत दिनों से शहरों में उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र के आर्को गैरेज परिसर से गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों की पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद समीपस्थ लोनी पुलिस ने बुधवार को प्रोड्यूस वारंट के तहत अपने कब्जे में लेकर सभी बदमाशों को कोर्ट में पेश करने के समाचार है। बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व बडनेरा शहर थाना क्षेत्र के वाई पॉइंट स्थित आर्को गैरेज परिसर में घटना वाली मध्य रात कुछ असामाजिक तत्व घात लगाकर बैठे होने की गुप्त जानकारी बडनेरा पुलिस को मिली। इसी जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में मौके से 8 बदमाशों से घातक हथियारों सहित 2 वाहन जब्त किए गए। हालांकि पहली बार कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने इन बदमाशों की पुलिस कस्टडी खारिज कर दी थी, लेकिन पुलिस की अपील याचिका पर 5 दिनों का पीसीआर बडनेरा पुलिस को मिला। इस कस्टडी के दौरान भी हिरासत में लिए गए आरोपियों ने कोई खासी कबूली नहीं दी थी, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। अब लोनी पुलिस ने इन सभी आरोपियों लोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने प्रोड्यूस वारंट पर अपने कब्जे में लेकर पीसीआर की मांग कोर्ट के समक्ष किए जाने के समाचार है। विगत 2 माह पहले स्थानीय राजापेट निवासी कपड़ा व्यवसायी तिवारी नामक युवक से हनी ट्रैप मामले में 64 लाख की ठगी की गई थी। इसी मामले में मुंबई निवासी किसी युवक का नाम सामने आ रहा है। यह युवक भी नाइजीरियन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि राजापेट थाना क्षेत्र के कपड़ा व्यवसायी तिवारी को हनी ट्रैप का झांसा देते हुए 64 लाख से ठगा गया। मामले की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज की गई थी। 64 लाख की ठगी का मामला तकनीकी आधार से जुड़ा होने की वजह से इसकी जांच साइबर अपराध शाखा को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने मात्र आरोपियों की फिरियादी के साथ एक फोटोग्राफ के आधार पर मुंबई के नाला सोपारा से हिरासत में लिया। 3 गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला आरोपी चंद्रपुर जिले के गुग्गुस की निवासी थी। जांच आगे बढ़ने पर इन नाइजीरियन ठगों के सैकड़ों बैंक खाते सील किए गए। अभी जांच चल ही रही थी कि पता चला इन ठगबाजों के बैंक खातों में से कुछ राशि 3 अन्य नाइजीरियन युवकों के खाते में ट्रांसफर की गई है। ये तीनों वर्तमान में ठगी के ही आरोप में मुंबई के जेल में बंद है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने प्रोड्यूस वारंट पर तीनों नाइजीरियन ठगबाजों को अपने हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने 12 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। इसी के बाद हुई पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ये राज उजागर किया है कि उन्हें नए बैंक अकाउंट खोलने तथा उसमें आई राशि किसी जॉन नामक युवक को सौंपने के आदेश मिले थे। इसके एवज में बैंक खाते में जमा राशि का 2% हिस्सा मिलना था। अब पुलिस उस जॉन की तलाश में जुट गई है जो 2% देकर बाकी रकम ले उड़ता था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मात्र 32 पटाखा व्यवसायी ही पटाखा व्यवसाय के लिए पात्र ठहराए गए हैं। कुल मिलाकर शहर में 220 लाइसेंस धारक पटाखा व्यवसायी है, तो वहीं दूसरी ओर चाइना मेड पटाखे बिक्री की जांच हेतु विशेष पुलिस दल की स्थापना पुलिस आयुक्त ने की है। चालू वर्षी दीपावलीच्या निमित्ताने आपल्याला फटाक्याची काळजी घ्यावी लागत असते आणि त्यासाठी आम्ही मागील साधारण 15 दिवसापासून एक नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि तसेच फटाका विक्रेत्यामध्ये नियम काय आहे, कायदा काय आहे याच्याबद्दलची जागृतीसुद्धा करायचा प्रयत्न केला। त्यामध्ये फटाका असोसिएशन आणि इतर फटाका विक्रेते यांची मीटिंग आमच्या आयुक्त कार्यालयामध्ये घेण्यात आली आणि त्यांना बऱ्याचशा बाबी समजावून सांगण्यात आल्या। त्याशिवाय एक शहरातील जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद सीओ आणि मी अशी कंबाईन मीटिंग घेऊन याबाबतचे ग्राउंडची निश्चिती करणे आणि त्याबाबतचं फायनल निर्णय घेणे याबाबत एक मीटिंग घेण्यात आली। विशेषतः जे नियम आहेत स्फोटके कायद्याचे नियम, यामध्ये फटाके तात्पुरते विक्रीचे जे ठिकाणं आहेत ते कसे असावेत, त्या दोन्ही स्टॉलमध्ये अंतर किती असावं, दोन्ही रांगामध्ये किती अंतर असावं, एका ग्राउंडवर किती फटाका स्टॉल्स असावेत, त्याचं पूर्ण नियोजित सर्व नियमामध्ये कायद्यामध्ये नमूद केलेलं आहे आणि त्या नियमाला आपल्याला आधारितच सर्व काही करावं लागतं असतं। जर त्याच्यामध्ये चुका केल्या, दुर्दैवाने एखादी वाईट घटना घडली तर त्याचं जीवितहानी, वित्तहानी आणि इतर काही बाबी उद्भवू शकतात आणि ते सर्वांनाच अडचणीचं होऊ शकतं। आता ही प्रसंग येऊ नये म्हणून आपण ह्या गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत। मागच्या वर्षी उशीर झाला होता आणि त्यामुळं नेहरू मैदानावर आपण जास्त काळजी घेऊन मागच्या वर्षी त्या ठिकाणी दुकानं आपण काही लागले होते, परंतु ती जागा सुरक्षित नाही आहे, कारण सर्व बाजूनी बाजारपेठ आहे, शाळा आहे आणि जवळजवळ कायदा हे सांगतो
की इतर निवासी वस्ती असेल, बाजारपेठ असेल, अशा ठिकाणून साधारणपणे 50 मीटर अंतर हे ह्या स्टॉलचं असलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे तिथली जागा ही योग्यतेची नाही आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तो निर्णय घेतला की त्या ठिकाणी आपल्याला फटाके स्टॉल नेहरू मैदानाला लावता येणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण आता नियोजन चालू आहे. दुसरे जे फटाके ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आले होते किंवा परमनंट लायसन्सी आहे त्यांचे दुकानं आम्ही ECPच्या आणि सिनियर PI पोलीस स्टेशनच्या प्रभार अधिकारी यांच्या वतीनं चेक केलेले आहेत. ज्या जागा योग्यतेच्या नाही आहेत त्यांना त्या ठिकाणी लायसन्सचा परवाना या वर्षाला देता येणार नाही आहे आणि जे योग्य असेल त्या नियमाप्रमाणे ती कारवाई होईल. जे तात्पुरते फटाका विक्रीचे जे स्टॉल्स आहे याच्यासाठी आपण सायन्स फोर मैदान ठेवलेलं आहे. नंतर दसरा मैदान हे ऑप्शन आहे. नंतर गाडगेबाबा समाधीच्या शेजारचं जे ग्राउंड आहे त्या ठिकाणची जागा एक ऑप्शन आहे. त्याशिवाय फ्रेजरपूर हद्दीमध्ये शुक्रवार बाजार भरतो त्याच्या परिसरातलं एक ऑप्शन आहे आणि बडनेरा या ठिकाणी काही ठिकाणं आपण निवडले. ज्या त्या भागातले नागरिक त्या त्या ठिकाणी खरेदीला करायला येऊ शकतात आणि विक्रेत्यांनासुद्धा त्या त्या भागात सोयीस्कर जाऊ शकतात. अशा प्रकारे आपण जागेचं नियोजन करत आहोत आणि ते सध्या प्रगतीपथावर आहे. तर अशा पद्धतीनं एक विषय आहे. दुसरा चायना फटाके जे प्रकार आहे जे फॉरेन ओरिजिन परदेशीचे मूळ आहे किंवा त्या पद्धतीने विकले जातात आणले जातात तर त्यांना आपल्याकडे बंदी आहे आणि असे फटाके कुणी ठेवू नये किंवा विक्रीसाठी आणू नयेत आणि वापरायला दुकानामध्ये सुद्धा ठेवू नये. त्याच्यामध्ये ठराविक प्रकारचे केमिकल्स असतात, एक्सप्लोजिव्ह असतात का जे त्याची मर्यादा किंवा स्फोटक कपॅसिटी जास्त असते आणि त्यामुळे ते धोकेदायक असतात. म्हणून ते त्याला बंदी आहे आणि अशा परिस्थितीत इथल्या विक्रेत्यांनासुद्धा माझी विनंती राहील की त्यांनी असा कुठलाही प्रयत्न करू नये. आपल्या पैसे कमावण्याच्या हव्यासापोई किंवा व्यवसायासाठी ते लोकांचं जीविताचं रक्षणाची पहिली जबाबदारी आहे. अशा पद्धतीनं असे फटाके आणून कुठेतरी डुप्लिकेटपणे त्याला पॅकिंग करून विक्रेते ठेवणे किंवा ओपनली लपून छिपून विकायचा प्रयत्न करणे त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा विक्रेत्यांनी लक्ष राहणे गरजेचं आहे. अशा इसी के साथ हिंदी खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है. ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती. क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो. बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहाँ चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल. हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी. साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी. आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में. नांदगांव पेठ, अमरावती. पार्किंग की भरपूर व्यवस्था. घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर.
अचलपुर के विधायक तथा प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू ने आज शासकीय विश्राम भवन पर बैठक लेकर इरविन अस्पताल से उनकी मांगों के अनुसार किए गए कामों की समीक्षा बैठक ली। अचलपुर के विधायक व प्रहार युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू ने आज शासकीय विश्राम भवन पर बैठक लेकर इरविन अस्पताल में उनकी मांग के अनुसार किए गए कामों की समीक्षा की। लगभग 2 माह पहले 28 अगस्त को प्रहार संगठन ने जिला सरकारी अस्पताल में सफाई अभियान चलाया। इसी समय विधायक बच्चू कडू स्वयं प्रहार कार्यकर्ताओं के साथ इरविन अस्पताल गए। वहां उन्होंने इरविन अस्पताल परिसर में सफाई की कमी नजर आई, तो साथ ही अपघात कक्ष के सामने की लीकेज निकालने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के 2 नए वाटर टैंक, एक पीने के पानी की एवं दूसरी इस्तेमाल करने की सूचना दी थी। जिला सरकारी अस्पताल के हर एक कक्ष के शौचालय तथा बाथरूम के टूटे हुए नलों की दुरुस्ती करने तथा हर वार्ड में कचरा कुंडी रखने जैसी कई मांगे इस दौरान की गई थी, जिनमें से कितने काम हुए और कितने नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए ये समीक्षा बैठक बुलाई गई। मध्ये सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि सुपर हॉस्पिटल या संदर्भातल्या एकंदरीत सर्व चर्चा झाली। आम्ही मागं साफसफाई आंदोलन केलेलं होतं आणि त्या दरम्यान जे काही मुद्दे उपस्थित झाले त्या संदर्भात आता कारवाई 75% पूर्ण होत आहे। त्याच्यामुळं सगळी स्वच्छता कशी राहील, अगदी इथं गरीब माणसं जातात आणि गरिबाची व्यवस्था चांगली झाली पाहिजे या सोयीनं ही मीटिंग घेतली होती। आता काही मुद्दे ही सगळी जिल्हा स्तरावरची आहे, विविध यंत्रणेकडे होती आणि ते पूर्ण करण्याचा आता आमचा पूर्ण प्रयत्न सफल झालेला आहे। आता प्रश्न काही राज्य स्तरावरचे आहे, म्हणजे पेशंटची संख्या कॅपॅसिटी आहे 200 बेडची आणि पेशंट आहे तिथं 450। त्याच्यामुळे जी काही विस्कळीतपणा येत आहे आणि गरीब माणसाचा मृत्यू आता सहज आम्ही पाहतो स्वस्त व्हायला लागला। तो येतं इरविन हॉस्पिटलला वाचण्यासाठी आणि त्याला मृत्यू मात्र त्याच्या दारी येतं, कारण कॅपॅसिटीच्या पेक्षा अधिक जास्त आपण पाहतो का तिथं पेशंट येत असल्यामुळे तशी व्यवस्था राज्य सरकारकडून केल्या जात नाही आणि म्हणून त्यासाठी आता पुढचा लढा आम्ही जानेवारी महिन्यात थेट मंत्र्याच्या दालनात करणार आहोत। श्री साई समाधि शताब्दी महोत्सव के दौरान 4 फरवरी को अमरावती निवासी सभी भक्त साई चरण पादुका के दर्शन कर पाएंगे। शिरडी के साई बाबा की समाधि को 100 वर्ष पूर्ण होने पर श्री साई समाधि शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत 25 जनवरी से 16 फरवरी 2018 तक विदर्भ में भव्य पादुका दर्शन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 4 फरवरी को श्री पादुका का अमरावती आगमन किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय पंचवटी चौक से इरविन चौक तक भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकालकर खापर्डे बगीचा स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण में पादुकाओं को भक्तों के दर्शन हेतु सुबह 4 से 9 बजे तक रखा जाएगा। इसके बाद साई नगर स्थित साई बाबा मंदिर से आगे के लिए यह यात्रा रवाना होगी। ऐसी जानकारी एक आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। जे आहेत त्यांना एक दिलासा देण्याचं काम साई मंदिराच्या वतीने करण्यात येणार आहे। याशिवाय अन्नदान, नेत्रदान, अवयवदान, वृक्षारोपण, स्वच्छतेचे कार्यक्रम, जयपूर फूड कार्यक्रम असे अनेकविध सामाजिक सेवेचे उपक्रम शिर्डी साई मंदिराच्या वतीने आणि ठिकठिकाणच्या साई मंदिरांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार आहे। जिले में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विदर्भ में प्रसिद्ध अंबानगरी की कुलस्वामिनी अंबा देवी एवं एकवीरा देवी के नवरात्रि के दौरान लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया, जबकि इन 9 दिनों की अवधि में अंबा तथा एकवीरा देवी संस्थान को कुल मिलाकर 48 लाख का दान मिलने के समाचार हैं। गौरतलब है कि नवरात्रि के दौरान प्रतिवर्ष कुलस्वामिनी अंबा देवी तथा एकवीरा देवी के दर्शन हेतु समूचे विदर्भ से भाविकों का तांता लगा रहता है। इस वर्ष के शारदीय नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में जहां दोनों संस्थानों को 48 लाख का दान प्राप्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नौवारी साड़ियों सहित बड़े पैमाने पर ब्लाउज पीस भी दान में आए हैं, जिसे देखते हुए सरकार की नोटबंदी का कोई असर ही नहीं है। इस वर्ष माता अंबा के दर्शन हेतु आए नागपुर न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने 1,11,000 का दान दिया, जो उल्लेखनीय है। मंदिर सूत्रों के अनुसार अभी मंदिर प्रबंधन ने यहां आए दान की रकम तथा सामानों की पूरी तरह से गिनती नहीं की है। बता दें कि विगत वर्ष 2016 के नवरात्रि के दौरान 12,15,000 का अनुदान जमा हुआ था। इस वर्ष यह आंकड़ा 10,52,000 पर सिमट गया। जो दान पेटी में जमा हुआ दान है, इसके अलावा अभिषेक एवं अन्य पूजा की रसीद मिलाकर 20 से 22 लाख तक दान आने के आरंभिक संकेत है। बताया जा रहा है कि दर्शनार्थियों को अंबा देवी संस्थान की ओर से निशुल्क भोजन व्यवस्था की गई थी।
इस वर्ष करीब 25,000 भाविकों ने भोजन प्रसाद का लाभ लिया, जबकि एकवीरा देवी संस्थान में इस वर्ष 12,04,000 का दान आया। गत वर्ष 2016 में 12,58,000 का दान जमा किया गया था। इसी के साथ ही 2,82,000 लड्डुओं के प्रसाद बिक्री से 5,81,000 की राशि जमा हुई है। इस वर्ष अपनी मनोकामनाओं के लिए भक्तों ने माता को 800 साड़ियां भेंट स्वरूप दी है। इसी साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार 3 दिनों की बारिश से शहर के जल जीवन खराब हुआ, तो वहीं प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर के गांधी आश्रम परिसर में बारिश से नागरिकों की खस्ता हालत हुई। आणि आमचं नगरसेवकाला एकच विनंती आहे, 6 महिन्यापूर्वी पण आम्ही निवेदन केलेलं आणि प्रत्येक वेळा आम्ही भेटतो। फक्त आमचं एकच निवेदन आहे का आमची ही जी नाली आहे, ही नाली आमची करून द्यावी, हेच आमची विनंती आहे त्यांच्याकडून। पण ते फक्त आश्वासन देत आहे। आता पाहू किती दिवसात करून देते आणि किती दिवसात नाही। हे आत्ताच गेले अर्धा घंटा झाले नगरसेवक आमचे आणि आश्वासन देऊन निघून गेले। आता पाहू किती दिवसांनी करते आणि काय करते। मी येथील गांधी आश्रम येथील रहिवासी असून माझं नाव अमोल थोरात आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून इथली जी समस्या इथल्या लोकांनी इथली जी समस्या या समस्येमुळे इथल्या लोकांना हा मानसिक त्रास होत आहे। अनेकदा इकडं सगळे समजा अनेकदा इथले प्रतिनिधी येतात, बाहून जातात, आश्वासन देतात, हे ते करतात, पण आतापर्यंत इकडं अद्यापही काही होत नाही। कारण असं आहे की इथल्या ज्या नाल्या आहेत त्या नाल्याला कुठलंही पाणी जाण्यासाठी कुठंही मार्ग नाही आहे। त्या नाल्यातलं जे नालीतले जे पाणी आहे ते जागेवरती राहतं। ते राहत असल्या कारणामुळे सर्वत्र पूर्ण इकडं पाणी पसरतो। पाणी असं पसरतो की सगळ्यांच्या घरी जातं, म्हणजे घरामध्ये जातो। त्या घरामध्ये जात असताना लोकांना उभं राहायला जागा नसतात। त्यांच्या घरी लहान लहान मुलं आहेत। आता इकडून तिकडून समजा जर का कुठल्या बिमाऱ्या येत आहेत, डेंग्यूसारख्या आहेत, मलेरियासारख्या आहेत, मग आमच्या घरी या येथील लोकांचा वाली कोण? मग इकडं कोण बघणार? अनेकदा इकडं सगळे लोक येतात, आश्वासन देतात, पाहतात, पण मला तरी कुठेतरी असं म्हणायचं समायोजनेअंतर्गत जर जे काही आता जे वित्तीय जे होते तिच्या अंतर्गत कुठेतरी म्हणजे लवकरात लवकर आमच्या इकडं कामं करून देण्यात यावं। नाल्याचे आहेत, रस्त्याचे आहेत, अनेक इकडे लोक खूप म्हणजे असे टेन्शनमध्ये आहेत, खूप लोक इकडे पाहतात हे ते। स्थानीय विलासनगर स्थित कृषि उपज समिति में बुधवार की रोज उपसभापति पद के लिए हुए चुनाव में शिवसेना के नाना नागमोते बिन विरोध नवनिर्वाचित हुए। सहकार क्षेत्र के अग्रणी अमरावती कृषि उपज मंडी के उपसभापति चुनाव 10 अक्टूबर की रोज चुनाव अधिकारी इब्राहिम चौधरी द्वारा किए गए। मंडी के कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, तो वहीं सभापति पद कांग्रेस को और उपसभापति पद शिवसेना का ऐसा नियोजन दोनों पार्टियों के नेताओं ने किया, जिसके अनुसार आज शिवसेना को मंडी का उपसभापति पद दिया गया। आज मंडी के उपसभापति के रूप में नाना नागमोते निर्विरोध विजयी हुए। शेतकऱ्याच्या हिताच्या ज्या योजना आहे आणि मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून जे शेतकऱ्याचं हित जपायला पाहिजे त्यापेक्षाही जास्त करण्याचा प्रयत्न आमचा मार्केट कमिटीमध्ये राहणार आहे। कारण शेतकऱ्याची असलेली ही संस्था असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त त्यांच्या धान्याला भाव मिळाला पाहिजे किंवा त्यांचा माल चांगला विकला गेला पाहिजे एवढ्याच विषयावरती न थांबता शेतकऱ्याच्या असलेल्या संस्थेमध्ये शेतकऱ्याचंच हित जपलं गेलं पाहिजे अशी आमची नेहमीच भूमिका राहिलेली आहे। आणि त्याच माध्यमातून अनेक चांगल्या योजना करण्याचा आमचा पुढे मानस राहील। जशी जेवणाची योजनेच्या बद्दल तुम्ही सांगितलं, तर जेवणाच्या योजनेच्या संदर्भात त्या योजनेमध्ये आणखी काही बदल करून ती योजना लोकाभिमुख प्रत्येक शेतकऱ्याला त्या योजनेच्या माध्यमातून आपण कसा न्याय देऊ शकू हाही प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। आणि बाकी शेतकऱ्याच्या पाल्यासाठी, त्याच्या शिक्षणासाठी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी असतील त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि जेणेकरून शेतीमध्ये पीक काढत असताना ज्या शेतकऱ्याला अडचणी येतात त्या अडचणीचं निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक भागामध्ये किंवा मार्केट कमिटीमध्ये एक चर्चासत्र आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। तो ये थे आज की हिंदी खबरें। हिंदी खबरों में बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपने निजी दौरे के लिए अमरावती में पधारे नितिन गडकरी ने शहर का लिया जायजा। इस नवरात्रि में अंबा एवं एकवीरा देवी संस्थान को मिला 48 लाख का दान।
और नाइजीरियन ठगबाजी में आया अब किसी जॉन युवक का नाम। तो वहीं बच्चू कडू दिखे आज जिला सामान्य अस्पताल में। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी खबरों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।